नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रक्त और हमारा शरीर। मैं हूं शैलेंद्र, ये है मेरा परिचय। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे का भाग पढ़ते हैं। ये पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया था कि तभी तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। ये पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया था। दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं ऐसा नहीं होता है ना। अब आगे का पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। ये हम लोगों ने बात भी की थी कि अगर हम लोग पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो लाल रक्त कण नहीं बनेंगे और एनीमिया हो जाएगा। ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब इसके आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे चलते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। डॉक्टर दीदी के पास अनिल गया था, वहाँ की सारी हमने बातें की। अब इसके बाद पहले उसने ये पूछा था कि एनीमिया क्या होता है, और डॉक्टर दीदी ने बताया था कि एनीमिया समझने के लिए सबसे पहले हमें रक्त के बारे में जानना होगा, और रक्त के बारे में उन्होंने बताया है ना कि लाल रक्त कण होते हैं। हड्डियों के बीच में जो मज्जा होता है जिसे मज्जा कहते हैं, हड्डियों के बीच जो भाग होता है उसे मज्जा कहते हैं, और मज्जा में लाल रक्त कण बनते हैं और 4 महीनों में लगभग वे नष्ट हो जाते हैं। तो ये बातें जो है हो गई थी। अब अगला सवाल अनिल ने किया कि तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली। अब दीदी बताएंगी कि क्या है ऐसा या नहीं। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी तरह सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो अनिल ने जब ये पूछा कि क्या हम केवल संतुलित आहार लेने मात्र से एनीमिया से बच सकते हैं, तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि हाँ, ये बात किसी हद तक सही है, बहुत हद तक सही है। और दूसरा ये कि लेकिन और हमारे देश में भी पौष्टिक आहार ना लेना ही सबसे बड़ा कारण एनीमिया का है। लेकिन इसके अलावा जो है एनीमिया का एक कारण ये भी होता है कि दूषित जल और खाद्य पदार्थ जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उससे हमें रोग हो जाता है या पेट में कीड़े हो जाते हैं, और जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तो फिर रक्त नहीं बनते हैं। तो एक कारण पेट में कीड़ों का होना भी है। और एक दूसरे प्रकार के कीड़े जो अंडे देते हैं और वो अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर देते हैं, है ना। तो जब हम नंगे पैर इधर उधर घूमते हैं तो वो उसके जो लार्वा होते हैं, जो अंडे से निकले हुए लार्वा होते हैं छोटे छोटे, वो हमारे त्वचा के सहारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और आंतों में अपना घर बना लेते हैं।
अर्थात आंतों में कीड़े हो जाते हैं, और जब कीड़े हो जाते हैं तो वो फिर से जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, रोग से उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर लाल रक्त कण नहीं बन जाते, तो उससे भी एनीमिया हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम लोग जब शौचालय का प्रयोग करें तो भी पहली बात तो शौचालय का प्रयोग करें, दूसरा आसपास जहाँ भी हम घूमें तो चप्पलें पहन करके, जूते पहन करके घूमें, नंगे पैर ना घूमें। चलिए, तो अब देखिए अनिल क्या कहता है। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? देखिए, अभी तक तो उसने सब सुना और जाना, अभी लाल रक्त कण के बारे में बात भी हुई थी। अब उसके दिमाग में है भाई सफ़ेद रक्त का क्या काम, बिंबाणु का क्या काम, इसके बारे में बताया था, है ना। शुरुआत में हम लोगों ने इस बात पे बात की थी कि भाई 3 प्रकार के कण होते हैं, है ना, लाल रक्त कण, सफ़ेद कण और बिंबाणु, या जिन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो अब देखिए दीदी क्या बताती हैं। ये देखिए अनिल है ना, अनिल या कोई भी समझ लीजिए, और ये देखिए जो है दूषित बाहर रखा हुआ सामान पैक करा रहे हैं खाने के लिए, और इसको खाएंगे तो पेट में कीड़े हो जाएंगे, इसीलिए क्रॉस का निशान बनाया गया है कि इस तरह का सामान ना खाएं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो जो अनिल ने ये बात पूछी थी कि सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है, तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि सफ़ेद कण क्या होते हैं, क्या होते हैं, वीर सिपाही। हाँ, वीर सिपाही होते हैं। तो और ये जो है सफ़ेद कणों का क्या काम होता है कि जब कोई रोगाणु या कीटाणु हमारे शरीर पर हमला करते हैं तो सफ़ेद कण क्या करते हैं, उसे डट कर मुकाबला करते हैं ना, कि देखते हैं किस में ज़्यादा ताकत है, और सफ़ेद कण जीत जाते हैं, रोगाणुओं को मार देते हैं, कीटाणुओं को मार देते हैं, और इस तरीके से वो किसी भी रोगाणु को या कीटाणु को शरीर में घर नहीं बनाने देते, अर्थात हमारे शरीर को रोगी नहीं होने देते, हमारी रक्षा करते हैं रोगों से। तो अब देखिए अनिल क्या कहता है। और बिंबाणुओं का अभी डॉक्टर दीदी बता रही हैं, चूँकि सफ़ेद कण के बारे में बता चुके हैं, अब बिंबाणु के बारे में बता रही हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो बिंबाणु क्या करते हैं, रक्त के जमाव की क्रिया में मदद करते हैं। जैसे रक्त, मान लीजिए आपको चोट लग गई या कुछ कट गया और खून निकल रहा है, तो वो रक्त को जमा देते हैं, है ना, ताकि रक्त बाहर ना निकले। नहीं, रक्त बाहर निकल जाएगा तो फिर तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी, खून रहेगा नहीं तो फिर हम कमज़ोर हो जाएंगे, है ना, बीमार हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, बिंबाणु क्या करते हैं कि रक्त का एक तरल भाग होता है, जैसे पानी ना, तो उसे तरल कहते हैं। तो तरल भाग जो होता है उसमें प्लाज्मा, उसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो एक विशेष, और प्लाज्मा क्या होता है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, और नहीं फिर अपने साइंस वाले सर से पूछना कि प्रोटीन क्या होता है ना। तो जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार, रक्त वाहिका जहाँ से रक्त निकलता रहता है उसकी कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले जैसा जाला बुन देती है ना, और बिंबाणु जो है इस जाले से
चिपक जाते हैं। प्रोटीन क्या करती है, जाला बुन देती है, डिम्बाणु क्या करता है, उस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह एक दीवार बन जाती है, या जो दरार आई रहती है जहाँ से रक्त निकलता रहता है उस रक्त को भर देते हैं और इस तरह से रक्त निकलना बंद हो जाता है। बच्चों समझ में तो आया होगा आपको अच्छे से, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। भाई प्रश्न सही है अनिल का कि भाई जब ज़्यादा चोट निकलती तो कहाँ बंद होता है, खून निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। तो अब डॉक्टर दीदी देखिए क्या बताती हैं। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो देखिए आगे कि भाई जब अनिल ने पूछा कि फिर तो रक्त बहता ही चला जाता है जब ज़्यादा चोट लग जाती है, तो दीदी कहती हाँ, ऐसे समय क्या करना चाहिए, जल्दी से उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर ज़रूरत समझ में आए तो डॉक्टर उसमें टाँके भी लगा सकता है। और अगर डॉक्टर के पास पहुंचने तक समय और हाँ, करना ये चाहिए कि जब डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए तो जहाँ पे चोट लगी है या कटा फटा है, ज़्यादा रक्त निकल रहा है, वहाँ पर एक साफ़ कपड़े से बांध देना चाहिए। और साफ़ कपड़े से क्यों बांध देना चाहिए भाई, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है और ये काफ़ी लाभ पहुँचाता है। भाई ज़्यादा खून नहीं निकलेगा, लेकिन मान लो ज़्यादा खून निकल गया तो फिर उसको खून चढ़ाना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और अगला इसके आगे जो है अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी को धन्यवाद, आपने पाठ को ध्यान से सुना और समझा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।